चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनटाइटल्ड चैप्टर। अंश जैसे ही ज्योति का हाथ छोड़ता है, जिसे ज्योति का बैलेंस बिगड़ गया और वो वापस गिरने लगी। वही ज्योति को वापस गिरता देख अंश जल्दी से आगे बढ़ के अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट उसे खुद की तरफ खींच लेता है। अंश के ऐसे खींचने पर ज्योति आके सीधी अंश के सीने से टकरा गई। कुछ सेकंड वैसे ही खड़े रहने के बाद अंश वापस ज्योति को सीधा खड़ा करता है, लेकिन ज्योति अपने पैर पर सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। ज्योति को सीधी खड़ी होते ना देख अंश की बोहें आपस में मिल गई। तुम सीधी खड़ी क्यों नहीं हो रही? अंश ज्योति को अपने एक हाथ का सहारा देकर बोला। आई थिंक पैर में गिरने से मोच आ गई है। ज्योति अपने पैर में उठ रहे दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें मीचे के बोली। ज्योति की बात सुन अंश ज्योति को गौर से देखता है, जो अपना एक पैर लटका के खड़ी थी। वही उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ दिख रहे थे, जो साफ बता रहे थे कि ज्योति को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। कुछ पल ज्योति को देखने के बाद अंश एक गहरी सांस छोड़ के धीरे से आगे बढ़ा और ज्योति के करीब होके झुका के उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है। आगे अंश के अचानक गोद में उठाने पर ज्योति सक्का गई और गिरने से खुद को बचाने के लिए ज्योति अंश के गले में अपने हाथ लपेट के जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारिए। लेकिन अंश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे अपनी गोद में उठा के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ज्योति अंश के कुछ ना बोलने पर उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे। अंश एकदम शांत चेहरे के साथ ज्योति को अपने कमरे में लाया और उसे अपनी गोद में लिए ही जाके उसे सोफे पर बैठा देता है। अंश के सोफे पर बैठने पर ज्योति अपने हाथ उसके गले से निकाल लेती है। अंश ज्योति को सोफे पर बैठा के बिना कुछ कहे एक ड्रॉर के पास जाके उसमें कुछ ढूंढने लगा। वही ज्योति अंश के जाने के बाद अपनी नजरें घुमा के पूरे कमरे को देखने लगी। पूरा कमरे में ग्रे और ब्लैक रंग की थीम थी, साथ ही उसके कमरे में अंश और आहान की काफी सारी तस्वीरें भी लगी हुई थी। अंश और आहान की एक साथ तस्वीरें देख ज्योति के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी नजरें आगे बढ़ाई तो उसकी नजर अंश के रूम में लगी संजना की एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। अंश के कमरे में एक लड़की की तस्वीर देख ज्योति उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। वही अंश जो ड्रॉर से फर्स्ट एड किट लेकर ज्योति के करीब आ रहा था, उसने देखा ज्योति बहुत गौर से संजना की फोटो देख रही थी। ज्योति को संजना का फोटो इतनी गौर से देखते देख अंश उसके करीब जाके उसके पैर के पास बैठ गया। किस पैर में चोट लगी है? अंश बोला। ज्योति जो संजना की तस्वीर देख रही थी, अंश की आवाज से उसका ध्यान अंश पर गया, जो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। अंश को अपने पैरों को पास बैठा देख ज्योति एकदम से खड़ी होने की कोशिश करते हुए जल्दी से बोली, आप नीचे क्यों हैं? ज्योति जो उठने की कोशिश कर रही थी, अचानक चोट लगे पैर पर खड़े होने की वजह से ज्योति एक बार फिर दर्द से चिंघ गई। वही ज्योति के अचानक उठने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और अंश की तरफ गिरने लगी। ज्योति को अपनी तरफ गिरते देख अंश की ज्योति को गिरने से बचाने के किए अपने हाथ आगे बढ़ा के उसे गिरने से बचाता है, लेकिन अंश के हाथ जो ज्योति की कमर पकड़ने वाले थे, वो संजना की कमर की वजह कही और ही रुक गए। ज्योति जो गिरने वाली थी, उसे डर से अपनी आंखें मीच ली थी, लेकिन अंश के हाथों ने उसे हवा में ही रोक दिया था। ज्योति को जब फील हुआ कि वो गिरने से बच गई है, वो धीरे से अपनी आंखें खोल के अंश को देखती है, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसकी तरफ देख रहा था। अंश के अपनी तरफ देखने पर ज्योति को अजीब लगा, लेकिन अंश की नजरें ज्योति के चेहरे की जगह कहीं और अटकी हुई थी। ज्योति अंश की नजरें कहीं और देख ज्योति उसकी नजरों का पीछा करती है, तो ज्योति की आंखें भी बड़ी हो, साथ ही उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, क्योंकि इस वक्त अंश के दोनों हाथ ज्योति को गिरने से बचाने के चक्कर में उसकी चेस्ट पर रखे हुए थे।
अंश के हाथों को अपनी चेस्ट पर रखा देख ज्योति अपनी आंखें मिच में एकदम से चिंक उठी। वही अंश जिसका ध्यान ज्योति की चेस्ट पर रखे अपने हाथों पर था। ज्योति के अचानक चिकने पर अंश का ध्यान ज्योति की चेस्ट से हटा। वही उसके ऐसे चिल्लाने पर वो एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लेता है। अंश के अचानक हाथ पीछे खींचने पर ज्योति खुद को संभाल नहीं पाई और आगे ध्रुव के ऊपर ही गिर गई। वही अंश जो ज्योति के सामने बैठा हुआ था, ज्योति के अपने ऊपर गिरते देख वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है। वही जानवी अपने लहंगे के वजन के साथ अंश के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से अंश ज्योति के नीचे और ज्योति अंश के ऊपर गिर गई। ज्योति के गिरने पर उसके पूरे बालों ने अंश का चेहरा ढक लिया और उसके हाथ अंश के चेस्ट पर टिक गई। साथ ही उसके होठ इस वक्त अंश के गले को छू गए। वही अंश जिसने इस बार अपने हाथों को पीछे ही रखा, उसने ज्योति को संभालने के लिए अपने हाथों का यूज नहीं किया, लेकिन ज्योति के होठों का एहसास अपने गले में पाते ही उसकी मुट्ठियां बन गई। साथ ही वो अपनी आंखें मिच लेता है। वही ज्योति जो अंश के ऊपर गिरी हुई थी, अपने होठों को अंश के गले को चुने पर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अंश के चेस्ट पर अपने हाथ टिका के उठने की कोशिश करने लगी। ज्योति जल्दी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके गले में पहनी चेन अंश के कपड़ों में अटक गई, जिसकी वजह से ज्योति अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसे अंश के ब्रोच से निकालने लगी। इस बीच वो ध्रुव के ऊपर ही लेटी थी। अंश जो ज्योति के नीचे लेटा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके लेटा था, उसे ज्योति की चेस्ट की सॉफ्टनेस अपने सीने पर फिल हो रही थी, जिसके चलते अंश अपनी मुट्ठी बनाए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज्योति के अपने ऊपर लेटे होने और ज्यादा हिलने डुलने की वजह से अंश को ज्योति बहुत परेशान कर रही थी। ज्योति जो अपनी चेन निकाल रही थी, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ज्योति की चेन अंश के ब्रोच से निकल गई और ज्योति बिना देर किए अंश के ऊपर से एकदम से पलट अंश के ऊपर से नीचे उतर गई। वही ज्योति के अपने ऊपर से उतरते ही अंश एक गहरी सांस छोड़ के उठ के सीधा बैठ गया। सॉरी, वो गलती से गिर गई। ज्योति हकला के धीरे से अंश से बोली। उसकी हिम्मत अब अंश की तरफ देखने की नहीं हो रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था। सारा दिन ऐसे गिरती पड़ती फिरती हो क्या? अंश उठ के सीधा खड़ा होता हुए बोला। अंश की बात सुन ज्योति अपना सर झुका लेती है। ज्योति को ऐसे सर झुकाते देख अंश एक नजर उसे देखता। अब ठीक से सोफे पर बैठ जाओ, मॉम को पता चलेगा कि तुम्हें चोट लग गई है, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। अंश ज्योति सोफे पर बैठने को बोलता है। ज्योति अंश के ऐसे बोलने पर धीरे से सोफे का सहारा लेकर उस पे बैठ गई। वही अंश ज्योति के सोफे पर बैठने के बाद वापस उसके पैरों के पास आके बैठ गया। अंश अब बिना ज्योति से कुछ कहे उसका राइट पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति सिसक गई और अपना लहंगा पकड़ते हुए जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, चोट लगी है, स्वेलिंग होगी तो दर्द बढ़ेगा, इस पे बैंडेड कर रहा हूँ। अंश बिना ज्योति की तरफ देखे उसके पैर पर स्प्रे करके उसके पैर पर क्रेप बैंडेज बांधने लगा। अंश ये बहुत ध्यान से कर रहा था। वही ज्योति की नजरें एक टक अंश के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? अंश ज्योति के बैंडेज बांधते हुए बिना उसकी तरफ देखकर बोला। वही अंश के अचानक ऐसे पूछने पर ज्योति चौंक गई और अंश को देखने लगी। क्या कहा आपने? ज्योति धीरे से बोली। अंश बैंडेज बांधने के बाद एक गहरी सांस छोड़ के बोला, मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये शादी मैं सिर्फ मॉम के लिए कर रहा हूँ, तो इस शादी से या मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। मैं तुम्हारा पति जरूर बनूंगा, लेकिन तुम्हें कभी पति वाला हक नहीं दे पाऊंगा। मैं आज और शायद सारी जिंदगी सिर्फ संजना को प्यार करता रहूंगा। अंश इतना बोलते हुए ज्योति को देखने लगा। वही ज्योति अंश की बात सुन एक टक उसे देखने लगी। ज्योति को कुछ ना बोलते देख अंश अपनी जगह से उठ के जैसे ही जाने को हुआ, तभी ज्योति एकदम से बोली, आई थिंक आप शादी को सिर्फ एक नजर से देखते हैं, वो है से। ज्योति की बात सुन अंश के कदम अपनी जगह पर रुक गए और वो अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। अंश के अपनी तरफ देखने कर ज्योति वापस बोली, मैंने सही कहा ना,
शायद आप शादी का यही मतलब समझते हैं। जब ही तो आप मुझे अभी से बता रहे हो कि आप शादी के बाद मुझे कभी पतियों वाला प्यार नहीं दे पाओगे नहीं। ज्योति की बात सुन अंश कुछ नहीं बोला, या उसके पास कुछ बोलने को कुछ बचा ही नहीं। आपको पता है एक बच्चे की जिंदगी उसकी माँ के बगैर कितनी मुश्किल होती है, नहीं क्योंकि आपको कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे मालूम है, जब मैं 12 साल की थी तब अपनी माँ को अपने सामने इस दुनिया को छोड़ते देखा था। उस वक्त पता है मुझे कैसा लगा, जैसे किसी ने हमसे हमारी दुनिया छीन ली हो। पापा ने भले हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन एक सिंगल फादर कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन एक सिंगल मदर कभी बाप की याद नहीं आने देगी। आपको पता है, जब दी ने मुझे आपकी और अहान की मदर की स्टोरी बताई, ना जाने क्यों, लेकिन अहान के बारे में जान के मुझे बहुत बुरा फील हुआ। और मैं नहीं चाहती हमारी तरह अहान भी माँ के प्यार के बिना बड़ा हो। और मैंने आपसे ये कब कहा कि मुझसे शादी करने के बाद आप मुझे मेरे हक दीजिए? जी नहीं, मैं सिर्फ अहान की माँ बनने के हक से आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसके आगे हमारे बीच कुछ नहीं होगा। ज्योति हल्के से स्माइल करके अंश से बोली। अंश ज्योति की बात सुन उसे देखने लगा। ज्योति के चेहरे को गौर से देखने के बाद अंश को ना जाने क्यों अंश को अपना मन हल्का लगा। ब्रो, तुझे और भाभी को आंटी नीचे बुला रही है। रोहन एकदम से अंश के कमरे में आते हुए बोला। अंश जो ज्योति की तरफ देख रहा था, रोहन की आवाज सुन वो यूएस देखने लगा, जो रूम में डोर पर खड़ा होके उसे देख रहा था। रोहन की बात सुन अंश अपना सर हाँ में हिला के बोला, तू चल, हम आ रहे हैं रॉट। अंश की बात सुन रोहन वहां से चला गया। अंश फर्स्ट एड के ड्रॉवर में रख के ज्योति के पास जाके बोला, नीचे चलो, मॉम बुला रही है डॉट। अंश की बात सुन ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है और जैसे ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में आई चोट से वो उठने में नाकाम हो गई। ज्योति 1-2 बार कोशिश करती है, लेकिन उसे दर्द की वजह से उठा ही नहीं जा रहा था। अंश जो ज्योति से थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। ज्योति को उठने की कोशिश करते देख अंश अपना सरनामे हिला देता ही और आगे बढ़ के एकदम से वापस अंश ज्योति को अपनी गोद में उठा लेता है। अंश के वापस गोद में उठाने पर ज्योति उसके गले में हाथ लपेट के बोली, मुझे नीचे उतारिए, आप मुझे ऐसे बाहर लेकर नहीं जा सकते, सब देखेंगे तो अजीब लगेगा। वही अंश ज्योति को बाहर ले जाते हुए बोला, तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें चल के नीचे जाने में काफी देर होगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूं। अंश का जवाब सुनके ज्योति का मुंह बन गया और वो अंश को घूर के बोली, इतनी भी चोट नहीं लेगी जितना आप बार बार मुझे टोंट कर रहे हो। ज्योति की अचानक बदली टोन को सुन अंश ज्योति को एक नजर देखकर उसे एकदम से अपनी गोद से छोड़ने का नाटक करता है। अंश के अचानक ऐसे करने पर ज्योति डर गई और गिरने से बचने के लिए अपने हाथ अंश के गले में कस देती ही और उसके सीने से चिपक के बोली, में गिर जाऊंगी, क्या कर रहे हो आप? इतना बोल के ज्योति अंश को देखती है, जो उसे वापस ठीक से अपनी गोद में उठा के बोला, ज्यादा बोलोगी तो गिरा दूंगा, इसलिए चुप रहो। इतना बोल के अंश एक नजर वापस ज्योति को देखता है, जिसके चेहरे पर गिरने का डर साफ साफ दिख रहा था। ज्योति के चेहरे पर 12 बजे देख अंश अपना सर दूसरी तरफ करके हल्के से मुस्कुरा दिया, जिसे ज्योति देख नहीं पाती। वही अंश ज्योति को अपनी गोद में उठा के बाहर लाया, जिसे देख सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गई। सभी गेस्ट जा चुके थे, सिर्फ घर के लोग गार्डन में बचे हुए थे। अंश की गोद में ज्योति को देख सभी जल्दी से उनके पास जाके सुजाता जी बोली, क्या हुआ, तुमने ज्योति को गोद में क्यों उठा रखा है? ओह मॉम, वो इसके पैर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से इसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, अंश धीरे से बोला। अंश की बात सुन सभी टेंशन से ज्योति को देखने लगे। अंकल, आपकी कार कहाँ? मैं इसे गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। अंश नॉर्मल होके राकेश जी से बोला। राकेश जी अंश की बात सुन ओम के साथ आगे बढ़े। ओम जल्दी से आगे जाके अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता है। वही ज्योति को गोद में उठाए ही उसे गाड़ी में बैठा के पीछे हट गया। अंश के ज्योति को गाड़ी में बैठाने के बाद राकेश जी सभी की तरफ हाथ जोड़ के विदा लेते हैं। ओम भी सभी के पैर चुके अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ गया। वही बैक सीट पर बैठी ज्योति अंश को देखती ही, जो सबसे पीछे खड़ा होके अब अहान को देखकर मुस्कुरा रहा था।
थोड़ी थोड़ी देर में राकेश जी वहां से चले गए और बाकी सब भी एक दूसरे से मिलके वहां से निकल गए। CH 227 अंश का ज्योति पर गुस्सा होना। मॉम, वो इसके पैर में चोट लग गई है जिसकी वजह से इसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, अंश धीरे से बोला। अंश की बात सुन सभी टेंशन से ज्योति को देखने लगे। अंकल, आपकी कार कहाँ? मैं इसे गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। अंश नॉर्मल होके राकेश जी से बोला। राकेश जी अंश की बात सुन ओम के साथ आगे बढ़े। ओम जल्दी से आगे जाके अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता है। वही ज्योति को गोद में उठाए ही उसे गाड़ी में बैठा के पीछे हट गया। अंश के ज्योति को गाड़ी में बैठाने के बाद राकेश जी सभी की तरफ हाथ जोड़ के विदा लेते हैं। ओम भी सभी के पैर चुके अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ गया। वही बैक सीट पर बैठी ज्योति अंश को देखती ही, जो सबसे पीछे खड़ा होके अब आहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में राकेश जी वहां से चले गए और बाकी सब भी एक दूसरे से मिलके वहां से निकल गए। आगे दिन निकलने लगे। अंश और ज्योति की शादी की डेट धीरे धीरे करीब आने लगी। इस बीच सुजाता जी ने ना जाने अंश को कितनी बात ज्योति से कॉल पर बातें करने और एक दूसरे को जाने पिछाने को कहा, लेकिन अंश हर बार उनकी बात टाल देता या अनसुनी कर देता। लेकिन सुजाता जी भी कहा हार मानने वाली थी। वो अंश को ज्योति को कॉल करके कुछ न कुछ पूछने को कहती ताकि कैसे भी दोनों थोड़ी देर बात करे, लेकिन अंश ज्योति से अपनी माँ का बताया काम पूछ के या बता के फोन रख देता। इसे ज्योति को थोड़ा हर्ट होता, लेकिन उसे भी अंश को साफ साफ कहा था कि वो सिर्फ आहान के लिए उसे शादी कर रही है। ये सोच में वो अपना मन मार के रह जाती। हालांकि हर लड़की अपने मंगेतर को शादी से पहले जानना समझना चाहती है, लेकिन अंश और ज्योति के केस में ज्योति को अंश के बारे में ज्यादातर जानवी ही बताती। धीरे धीरे टाइम निकल अंश और ज्योति की शादी की डेट नजदीक आ गई। अंश और ज्योति की शादी को मात्र 10 दिन बचे थे, जिनमें सभी ने डिसाइड किया कि वो लोग अंश की शादी की शॉपिंग करेंगे। आज जानवी सुबह से अंश के पीछे पड़ी थी, तब जाके कहीं अंश उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए माना था। साथ ही उन लोगों के साथ ध्रुव और आहान भी जाने वाले थे और सुजाता जी घर पर ही रहने वाली थी। थोड़ी देर में ध्रुव की गाड़ी एक ब्रैंडन और महे कॉम्प्लेक्स के सामने आके रुकी। अंश, ध्रुव, जानवी, जिसने आहान को अपनी गोद में उठा रखा था, वो गाड़ी से बाहर निकले और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। वो लोग अंदर आके सेकंड फ्लोर पर चले गए, जहां मिस वेडिंग आउटफिट एक्शन था। जानवी अंश और ध्रुव को पीछे छोड़ के जल्दी से आगे बढ़ी और अंश के लिए शेरवानी सिलेक्ट करने लगी। जानवी ने अंश के लिए 20 से 25 शेरवानी सिलेक्ट कर डाली और अंश को एक एक करके ट्राई करने को भेजती है। वही अंश, जिसका पहले ही शॉपिंग के लिए मन नहीं था, लेकिन जानवी के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। वो कम से कम 8 से 10 शेरवानी ट्राई करने बाद भी जब जानवी उसकी शेरवानी को रिजेक्ट करती है, अंश अब बेचारी शकल बना के ध्रुव की तरफ देखता है, जो आहान को अपनी गोद में बैठाए उसे बॉटल से दूध पिला रहा था। अंश को अपनी तरफ देखता देख वो अपने कंधे उचका देता है। उन्हें क्या देख रहे हो, जाके जल्दी से दूसरी ट्राई करके आओ। जानवी अंश को ध्रुव की तरफ देखते देख जानवी अंश से बोली, भाभी यार कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपको एक भी पसंद नहीं आई, अब मैं नहीं कर रहा ट्राई। अंश बुरा सा मुंह बना के जानवी को मना करते हुए बोला, लेकिन जानवी अभी अंश को कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी वहां ज्योति ओम के साथ आते हुए धीरे से उसे आवाज देती है। ज्योति की आवाज सुन जानवी, ध्रुव, अंश तीनों अपना सर घुमा के डोर पर खड़ी ज्योति को देखने लगे, जिसने आज एक मल्टी सेड कुर्ती पहनी हुई थी, जिसपे उसे अपने लंबे और घने बालों की पोनी टेल बना रखी थी। वो एकदम सिंपल आई थी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज्योति, तुम एकदम सही टाइम पर आ गई, इधर आओ, हम लोग अंश के लिए शेरवानी सिलेक्ट कर ही रहे थे। जानवी ज्योति को अपने करीब बुलाते हुए बोली। जानवी की बात सुन ज्योति हल्के से मुस्कुराई और अंदर आते हुए जानवी के पास जाके बैठ गई। वही ओम ध्रुव की तरफ दूसरे सोफे पर बैठा गया। तुम बताओ अंश पर कौन सी शेरवानी अच्छी लगेगी? जानवी अंश की तरफ इशारा करके बोली। जानवी के इशारा करने पर ज्योति अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो एक मेहरू रंग की शेरवानी पहने खड़ा था। ज्योति उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर
बुरा से मुंह बना के नामे सर हिला देती है। वही अंश जो ज्योति के जवाब का इंतजार कर रहा था, उसके नामे सर हिलाने पर वो उसे घूर के देखता है, फिर बिना कुछ कहे वापस ट्रायल रूम में घुस गया। अंश को ऐसे मुंह बना के जाते देख ज्योति के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वो जानवी से कहे कि आहान को ध्रुव से अपनी गोद में मांगा लेती है और उसके साथ बातें करने लगी। वही आहान ज्योति की गोद में आते ही हंसने लगा। थोड़ी देर में ट्रायल रूम का डोर वापस खुला और अंश सड़ा सा मुंह बना के बाहर आया। अंश के बाहर आते ही सभी उसकी तरफ देखने लगे, जिसने इस वक्त एक गेहुआ रंग की शेरवानी पहने खड़ा था। ज्योति और जानवी अंश को ऊपर से नीचे तक देख फिर एक दूसरे को देखकर वापस नामे सर हिला देती है। दोनों की नामे सर हिलाने पर अंश एक वापस दोनों को घूर के ट्रायल रूम में घुस गया। ऐसे ही एक एक करके ज्योति और जानवी ने अंश को ना जाने कितनी ही शेरवानी ट्राई करवा डाली, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी शेरवानी पसंद नहीं आई। अंश अब बहुत स्ट्रेट हो चुका था। वो जानवी से तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो अब गुस्से से ज्योति को घूर रहा था, क्योंकि ज्योति ही उसकी सारी शेरवानी रिजेक्ट करवा रही थी। इस बार अंश अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव लेकर ट्रायल रूम से बाहर निकला और सब वापस उसकी तरफ देखने लगे। उसी के साथ सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। व्हाइट शेरवानी जिसपे डायमंड वर्क था, उसे पहने अंश सर पर व्हाइट सेहरा जिसपे डायमंड के ब्रोच में लगा हुआ व्हाइट पंख और अंश के चेहरे पर झलकता एटीट्यूड, कुला मिला के ये शेरवानी अंश पर जच रही थी। जानवी अंश को देख थम्सअप दिखाती है। जानवी के थम्सअप दिखाने पर अंश मुस्कुरा दिया। जानवी को देखने के बाद अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो एक टक उसे देख रही थी। ज्योति तो अंश को इस लुक में देखकर मानो अंश में खो गई। काफी देर तक अंश को देखने के बाद ज्योति धीरे से मुस्कुरा के अपना सर हिला देती है। ज्योति के हाँ करते ही जानवी अंश के लिए उस शेरवानी को सिलेक्ट करती है। फिर एक एक करके अंश की हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन के किए कपड़े सिलेक्ट करते हैं। अंश के कपड़े सिलेक्ट करते करते लगभग लंच का टाइम हो गया। अंश के कपड़े सिलेक्ट करने के बाद सभी लोग उसी कॉम्प्लेक्स में बने कैफे एरिया में गए और वहां पर थोड़ा बहुत खाने बाद अब ज्योति के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लेडीज सेक्शन में चले गए। सभी लोग जाके सोफों पर बैठ गए। वही शॉप में काम कर रहे सभी वर्कर्स ज्योति के सामने एक के बाद एक लहंगे निकालने लगे। इतने सारे लहंगे देख अंश की बोहे आपस में मिल गई और वो मन में बोला, बहुत परेशान किया था ना मुझे, अब मेरी बारी। इतना सोच अंश जानवी से बोला, भाभी ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा कौन सा लहंगा बेस्ट है। एक काम करते ही जिसके लिए ले रहे हैं उसे एक एक करके ट्राई करवाते हैं, जो अच्छा लगेगा उसे फाइनल कर लेंगे। अंश के ऐसे बोलने पर जानवी, ध्रुव और ज्योति तीनों अंश की तरफ देखने लगे, क्योंकि अभी जैसे वो शकल बना रहा था उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसका मन शॉपिंग के लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके आना पड़ा। हाँ, ये सही कहा अंश ने। ज्योति तुम एक काम करो, तुम ना एक एक करके लहंगे ट्राई करो, फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जानवी अंश की बात सुन ज्योति से बोली, सारे। इतना बोलते हुए ज्योति अपने सामने हैंगर से टंगे बहुत सारे लहंगों को देखती है। नहीं, सारे नहीं, जो अंश को पसंद आएगा हम वही फाइनल कर देंगे, अब जाओ। जानवी ज्योति को जाने के लिए बोलती है। वही ज्योति एक नज़र इतने सारे लहंगों को देख धीरे से अपना सर हाँ में हिला के उठ के ट्रायल रूम में चली गई। थोड़ी देर में ज्योति एक लहंगा पहन के बाहर आई। ज्योति को बाहर आते देख सभी की नज़र उसकी तरफ चली गई। वही अंश जो अपने फोन में बिजी थी, वो नॉर्मली एक नज़र ज्योति को देखने के लिए उठाता ही, लेकिन उसकी एक नज़र ज्योति पर अटक गई। डार्क रेड हेवी लहंगा पहने ज्योति जब बाहर आई अंश की, तो मानो नज़र उस पे ही अटक गई थी, जहां वो ज्योति को सबक सिखाने के लिए उसके लहंगे को रिजेक्ट करने वाला था। वही ज्योति तो उसकी उम्मीद के उल्टा पहले ही लहंगे में जच रही थी। वाओ ज्योति, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरी तरफ से तो यही फाइनल है। क्यों अंश, तुम्हें कैसे लगा? जानवी अंश को देखकर बोली। अंश जो ज्योति को देख रहा था, जानवी की आवाज सुन वो जल्दी से ज्योति से नजर फेर के बोला, ठीक है, लेकिन इतना भी खास नहीं, दूसरा भेजो। अंश के मना करने पर जानवी कुछ नहीं बोलती। वही ज्योति वापस ट्रायल रूम में चली गई। अब अंश ने एक एक करके ज्योति को ना जाने कितने हाई लहंगे ट्राई करवाए, भले उस पे सभी एक से बढ़ के एक लग रहे थे,
लेकिन उसे अपना बदला लेना था। अंश ने 3-4 लहंगे तो बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिए थे, जिसे देख अब ज्योति का पारा हाई होने लगा था। उसे समझ आ रहा था अंश सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। ये बात अब धीरे धीरे सभी को समझ आ रही थी, क्योंकि अंश की सभी अच्छे से जानते थे। ध्रुव अंश को बचकानी हरकत करते देख ओम को अपने साथ लेकर मैंने सेक्शन में जाके अपने और उसके लिए कपड़े देखने लगा। ओम जो सिर्फ अपनी बहन के साथ आया था, जब ध्रुव उसे कपड़े दिलाने लगा, जिसके लिए वो बहुत मना करता है, लेकिन ध्रुव उसे डांट के और उसकी बहन के ससुराल का वास्ता देकर उसे कपड़े दिलवाता। वही जानवी भी आहान के रोने पर उसे लेकर बाहर चली गई। इस बार ज्योति एक रॉयल ब्लू लहंगा पहन के बाहर आई और उसकी नज़र शॉप पर अकेले बैठे अंश पर पड़ी, जो फोन में बिजी था। लेकिन ज्योति के आने की आहट सुन वो बिना उसकी तरफ देखे बोला रिजेक्ट। अंश के ऐसे बिना अपनी तरफ देखे रिजेक्ट करने पर ज्योति का पारा हाई हो गया और वो अंश के करीब जाके थोड़े गुस्से में बोली, आप खुद को समझते क्या हो, मैं कुछ बोल नहीं रही। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मन की करो। आपने पिछले 2 घंटों से मुझे ना जाने कितने लहंगे ट्राई करवाए और बिना देखे ही उन्हें रिजेक्ट कर देते हो जाओ। अब मैं नहीं करने वाली, और लहंगे जीतने ट्राई किए ही उनमें से ही एक पैक करवा दीजिएगा। इतना बोल के ज्योति गुस्से में वापस ट्रायल रूम की तरफ चली गई। वही अंश अचानक ज्योति के खुद से ऊंची आवाज में बात करते देख वो एक नज़र पूरी शॉप को देखता है, जहां काफी सारे वर्कर अपना सर झुका के खड़े थे। ये कॉम्प्लेक्स अंश का ही था, जिसकी वजह से उसे यहाँ सभी जानते थे। उसके वर्कर्स के सामने ज्योति उसके ऊपर ऐसे चिल्ला के उसका ईगो हर्ट कर गई। अंश एक नज़र ट्रायल रूम की तरफ देख अपनी जगह से उठ के उसकी तरफ बढ़ा और ट्रायल रूम के बाहर खड़ी एक हेल्पर को अंश इशारा से वहां से जाने को बोलता है। वही वो हेल्पर अंश को देख अपना सर झुका के वहां से चली गई। उस हेल्पर के जाने बाद अंश बिना किसी झिझक के ट्रायल रूम के अंदर घुस गया और ज्योति जिसने लहंगे का ब्लाउज निकाल दिया था, अंश उसे बिना मौका दिए उसको उसकी बाजू से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और उसे दीवार की तरफ पुश करके अपने और दीवार के बीच दबा के उसे गुस्से में घूरने लगा। वही ज्योति अचानक उसके साथ किया हुआ उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अंश को अपने सामने देख वो जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख जैसे ही अंश से कुछ बोलने को हुई, अंश उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुमसे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो मुझ पे चिल्लाने की हिम्मत करने लगी। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो मुझसे चिल्ला के बात करे, खास करके वो जिन्हें मैं अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अंडरस्टैंड? अंश की बात सुन ज्योति अंश की आंखों में देखती ही, जो गुस्से से भरी हुई थी, वही अंश की नजरें भी ज्योति की नजरों में देखते हुए धीरे धीरे उसके गले से होते हुए उसके सीने पर अटक गई, जिसे ज्योति अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। हाल की उसने अंदर ब्रा पहनी थी, लेकिन ज्योति अंश की नज़र को अपने चेहरे से नीचे बढ़ते देख अपना सर झुका लेती है, क्योंकि ऐसे में वो चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि बाहर शॉप का पूरा स्टाफ खड़ा था और उसे ये भी नहीं पता था कि सभी लोग वापस आ गए या नहीं। ज्योति की आंखों में अब आंसू भर आए थे। अंश जो ज्योति को देख रहा था, अपने एक हाथ की उंगली का यूज करके वो जानवी का चेहरा ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में आए आंसू देखकर बोला, घबराओ मत, मुझे ना तुम्हें इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी बॉडी में, बट आगे से ध्यान रहे मुझसे ऊंची आवाज में गलती से गलती करके भी बात मत करना। इतना बोल के अंश ज्योति से दूर हटके चिल्ला के बोला, जो सबसे पहले ट्राई किया वो लहंगा पैक करो। इतना बोल के अंश वहां से निकल गया। वही अंश के जाने बाद ज्योति खुद को संभाल के अपने कपड़े बदलती ही और बाहर शॉप पर बिना किसी स्टाफ की देखे शॉप से निकल गई। अंश पहले ही सभी के पास आ चुका था, ज्योति भी जल्दी से सबके पास आ गई। सभी के कपड़े सिलेक्ट करते करते रात हो गई, जिसपे जानवी ने प्लान किया कि सभी साथ में मिलके कहीं बाहर डिनर करते। सभी फिर बाहर डिनर करने बाद ओम और ज्योति सभी को बाय बोल के अपने घर निकल गए और ध्रुव, जानवी, अंश, आहान अपने घर। CH 228 आई हेट यू। ज्योति अंश की नज़र को अपने चेहरे से नीचे बढ़ते देख अपना सर झुका लेती है, क्योंकि ऐसे में वो चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि बाहर शॉप का पूरा स्टाफ खड़ा था और उसे ये भी नहीं पता था कि सभी लोग वापस आ गए या नहीं।
ज्योति की आंखों में अब आंसू भर आए थे। अंश जो ज्योति को देख रहा था, अपने एक हाथ की उंगली का यूज करके वो जानवी का चेहरा ऊपर उठाता है और उसकी आंखों में आए आंसू देखकर बोला, घबराओ मत, मुझे ना तुम्हें इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी बॉडी में, बट आगे से ध्यान रहे मुझसे ऊंची आवाज में गलती से गलती करके भी बात मत करना। इतना बोल के अंश ज्योति से दूर हटके चिल्ला के बोला, जो सबसे पहले ट्राई किया वो लहंगा पैक करो। इतना बोल के अंश वहां से निकल गया। वहीं अंश के जाने बाद ज्योति खुद को संभाल के अपने कपड़े बदलती ही और बाहर शॉप पर बिना किसी स्टाफ की देखे शॉप से निकल गई। अंश पहले ही सभी के पास आ चुका था। ज्योति भी जल्दी से सबके पास आ गई। सभी के कपड़े सिलेक्ट करते करते रात हो गई, जिसपे जानवी ने प्लान किया कि सभी साथ में मिलके कहीं बाहर डिनर करते। सभी फिर बाहर डिनर करने बाद ओम और ज्योति सभी को बाय बोल के अपने घर निकल गए और ध्रुव, जानवी, अंश, आहान अपने घर आगे। ये 10 दिन भी अंश की शादी की शॉपिंग में निकल गए। श्रेया, रूही और दोनों बच्चे बालिया मिशन शादी के लिए आ गए। श्रेया और रूही ने कॉल करके नेहा को भी यही रुकने को बुला लिया था और नेहा भी रानिया के साथ बालिया मेशस में आ गई। लेकिन इन लोगों को बालिया मेसन आने की वजह से उनके पतियों के मुंह बने हुए थे, क्योंकि ये सभी लकड़ियां बिना किसी प्लानिंग के बालिया मेशन गई थी, जिसकी वजह से एक भी हस्बैंड अपनी बीबी से प्यार की एमी नहीं ले पाया। साथ ही श्रेया ने साफ साफ मना कर दिया था किसी भी हस्बैंड को बालिया मिशन आने को। सभी लड़कियां आज शॉपिंग पर गई थी। वही सारे बच्चे आज सुजाता जी के पास रुके हुए थे। सुजाता जी घर में इतने सारे बच्चे देखकर बहुत ज्यादा खुशी थी। साथ ही उनका ध्यान रखने के अंश आज घर पर ही रुका, जिसे उसका मन बच्चों के साथ हल्का हो गया। उसका ध्यान सारी बातों से हटके बच्चों के साथ खेलने में लग गया। वही सारी लड़कियों ने आज अपने साथ शॉपिंग पर ज्योति को भी बुलाया था और वो लोग ज्योति के आने के बाद शॉपिंग शुरू करते हैं। आज ध्रुव ने स्पेस ली जानवी और बाकी सबके लिए पूरे मॉल को प्राइवेटली बुक करवाया था, जिसे पूरे मॉल में सिर्फ ये 6 लकड़ियां दिख रही थी। श्रेया, रूही, जानवी, नेहा, सौम्या और ज्योति, सभी लड़कियों ने आज मॉल का एक भी ऐसा सेक्शन नहीं छोड़ा जिसमें वो ना गई हो। वो लोग बच्चों के सेक्शन से लेकर मेस सेक्शन तक घूमा। आखिर में वो लोग लेडीज सेक्शन में गई, जहां से उन्होंने अपने लिए शॉपिंग की। अपने और अपने बच्चों के लिए काफी सारी शॉपिंग के बाद सभी लकड़ियां ने बाहर ही लंच किया और उसके बाद ज्योति के उसके घर छोड़ के सभी बालिया में सना गई। आज का दिन भी ऐसे ही जिकला। कल लकड़ियां शॉपिंग से आने के बाद आपे अपने कमरों में चली गई और सभी रात को डिनर करके सोने चली गई, क्योंकि कल अंश और ज्योति की हल्दी जो हल्दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आज घर में चहल पहल हो रही थी, क्योंकि आज अंश की हल्दी थी। हल्दी में सिर्फ घर के लोगों ही इनवाइट थे। अंश ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो शादी में ज्यादा शोर सरावा नहीं चाहता, उसकी हल्दी का अरेंजमेंट घर के अंदर ही करवाया था। सभी लकड़ियां आज येलो बटरफ्लाई बनी घूम रही थी। वहीं सारे बच्चों ने भी येलो कपड़े पहने थे, जिनमें एक से बढ़ के एक लग रहे थे। आज जिसकी हल्दी थी वो अपने रूम में आहान को अपनी गोद में लिए खड़ा था। आज दोनों बाप बेटे ने सेम कपड़े पहने थे। अंश और आहान उन येलो कुर्तों में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। अंश इस वक्त संजना की बड़ी सी पिक्चर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। मुझे माफ कर देना संजना, एक टाइम था जब मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हारे अलावा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, लेकिन आज जिस जगह तुम्हें होना चाहिए था वहाँ आज किसी और को मेरे नाम की हल्दी लगेगी। इतना बोलते हुए अंश की आंख से एक बूंद आंसू की गिर गई। अंश बेटा कहा है, कितना टाइम लगेगा? सुजाता जी अंश के कमरे में आते हुए बोली, लेकिन उनकी नजर सामने खड़े अंश पर पड़ी, जो संजना की तस्वीर के सामने खड़ा था। अंश को संजना की तस्वीर के सामने खड़ा देख सुजाता जी एक गहरी सांस छोड़ के अंदर आती ही और धीरे से अंश के कंधे पर हाथ रखती है। अंश जो संजना की तस्वीर से बातें कर रहा था, किसी का हाथ अपने शोल्डर पर महसूस करके वो अपना सर घुमा के देखता, जहां सुजाता जी उसे ही देख रही थी। सुजाता जी को देख अंश कुछ पल उन्हें देखता है और एकदम से आगे बढ़ के उनके गले से लग गया। मॉम, संजना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों वो मुझे छोड़ में चली गई? क्यों? अंश के ऐसे गले लगने पर सुजाता जी आहान और उसे संभालते हुए अंश के सर को सहला के बोली, बेटा
जो होनी में लिखा होता ही वो हो के रहता है। शायद भगवान को यही मंजूर था। तुम्हारी जिंदगी ने संजना का साथ ना होने ज्योति का साथ था। बेटा, अब बीती बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में इस नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ो। अपनी माँ की बात सुन अंश की पकड़ उनपे कसती जा रही थी। वही सुजाता जी थोड़ी देर में अंश को समझा बुझा के उसे अपने साथ कमरे से बाहर लाई और उसे लेकर नीचे आ गई, जहाँ हल्दी होने वाली थी। सभी लोग आ चुके थे, अधीर, दादी, रोहन, जानकी जी, राज और कुछ घर के मेहमान। सुजाता जी अंश को लाके हॉल में लगे छोटे से हल्दी सेटअप पर बैठा देती है और आहान को अपनी गोद में ले लेती है। अंश के चेहरा इस वक्त एकदम उतरा हुआ था, जिसे देख कोई भी बता सकता था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि शादी के तुरंत बाद ना सही, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अंश के बैठने के बाद सुजाता जी दादी को हल्दी शुरू करने को बोलती है, तो दादी आगे आके सबसे पहले अंश को हल्दी लगा के और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर के बोली, भगवान तुझे दुनिया की सबसे बेस्ट पार्टनर दे। दादी की बात सुन अंश कुछ नहीं बोला, बस उनकी तरफ फीका सा मुस्कुरा दिया। दादी के बाद सुजाता जी और महेंद्र जी, फिर जानकी की, उनके बाद एक के एक करके सभी कपल अंश को हल्दी लगाते हैं। रोहन तो अंश को पूरा हल्दी से नहला देता है, लेकिन अंश उस पे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, वो बस शांत बैठा हुआ था। अंश को ऐसे चुपचाप देख अब किसी का मन मस्ती मजाक करने का नहीं हुआ। थोड़ी देर में सभी अंश को हल्दी लगा के उसकी झूठी हल्दी ज्योति के घर भेज देते हैं। वही अंश हल्दी होने के तुरंत बाद उठ के अपने कमरे में चला गया और सब बस उसे जाते देखते रह गए। अंश को ऐसे उठ के जाते देख सभी का मन खराब हो गया, लेकिन वो सभी अंश की हालत समझ रहे थे। आखिर जिसे आप अपने दिल और जान से प्यार करते हो और उसके अलावा आपकी शादी किसी और से करवा दे, तो ये हमारी जान जाने बराबर तक का दर्द देता है। हल्दी होने के बाद आज का सारा दिन यूं ही निकला। अंश जब से अपने कमरे में गया था, उसने कमरे का डोर तक नहीं खोला, ना ही खाना खाया। अंश के इस बिहेव से घर के सभी लोग परेशान होने लगे थे। सुजाता जी दिन में ना जाने कितनी बार उसके लिए खाना लेकर गई और उसे आवाज देने लगी, लेकिन अंश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आज का सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अंश ने आज रात को भी डिनर नहीं किया। उसके ऐसे खाना ना खाने पर सुजाता जी के गले से भी अब खाना नहीं उतर रहा था। रात का डिनर सभी लोग ऐसे ही बेमन से खाते हैं। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अंश के कमरे में अंश बेड पर पीठ के बल लेटा सीलिंग को घूर रहा था। उसकी आंख के कोनों से आंसुओं की बूंदों के निशान बने थे, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना रोया है। आई हेट यू इतना बोलते हुए अंश अपनी आंखें मिच लेता है, साथ ही उसके हाथ में पकड़ा ड्रिंक का ग्लास छूट के बेड के नीचे गिर के टूट गया। तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम मुझे छोड़ के चली गई। अंश अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाया और ना जाने कब अंश की आंख लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग मेहंदी सेरेमनी के लिए तैयार थे। सुजाता जी एक आस लेकर बार बार ऊपर अंश के कमरे की तरफ देख रही कि अंश अब बाहर आता है, लेकिन अंश जिसने कल सुबह से डोर ओपन तक नहीं किए था, सुजाता जी की आस टूटती जा रही थी। थोड़ी देर में हॉल में सभी लोग इकट्ठे होने लगे। सभी लोगों को इकट्ठे होते देख सुजाता जी ध्रुव की तरफ देखती है और उसे अंश के कमरे की तरफ इशारा करती है। अपनी माँ की इशारा समझ ध्रुव अपना सर हाँ में हिला के सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी अंश के कमरे का डोर ओपन हुआ और अंश एक ग्रीन शर्ट व्हाइट जीन्स पहने बाहर आया। उसने इस वक्त अपनी आंखों पर ब्लैक सेट गॉगल पहने हुए थे। अंश कमरे से बाहर निकल के नीचे हॉल में आया और अपनी जगह पर जाके खड़ा हो गया। अंश को बाहर आया देख सभी लोग अंश को देखने लगे, जो इस वक्त दिखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था। सुजाता जी अंश के पास जाकर उसे एक कुर्सी पर बैठाते हुए धीरे से बोली, तू ठीक है ना? यस मॉम, मुझे क्या होना है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ लुक। अंश एकदम नॉर्मल होके बोला। अंश की बात सुन सुजाता जी उसे गौर से देखती है, फिर उसकी आंखों के ग्लासेस निकालते हुए बोली, घर के अंदर इन्हें पहनने की क्या जरूरत है? ओह। सुजाता जी के गॉगल निकालने पर अंश उनके हाथ पकड़ के उन्हें रोकते हुए बोला, मॉम प्लीज अब आप मेरा लुक मत खराब करो।
मुझे इन्हें पहनने अच्छा लग रहा है, इसलिए पहना है, छोड़िए। अंश की बात सुन और इसके ऐसे मना करने पर सुजाता जी अब कुछ नहीं बोलती और अंश की मेहंदी की शुरुआत करने को कहती है। मेहंदी की शुरुआत दूल्हे की भाभी दूल्हे को मेहंदी लगा के करती है, जिसके बदले में दूल्हा अपनी भाभी को नेक देता है। जानवी ये सुन के जल्दी से आगे आकर अंश के पास बैठ गई और मेहंदी की एक कोन उठा के बोली, अंश सोच लो, मैं छोटे मोटे नेक से नहीं मनाने वाली। अभी बता दो, मेहंदी लगाओ या नहीं। जानवी की बात सुन अंश हल्के से मुस्कुरा के बोला, अब मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ भाभी, मेरा भाई आपके एक इशारे पर दुनिया की महंगी से महंगी और कीमती से कीमती चीज आपके पैरों में लाके रख सकते हैं। अंश की बात सुन जानवी इठला के अपने बाल उड़ा के बोली, वो तो है, लेकिन मुझे उनसे नहीं, तुमसे गिफ्ट चाहिए। अरे भाई, एक यही तो टाइम होता ही जिसमें हम भाभियां अपने देवरों को लूट सकते हैं। जानवी की बात सुन सभी सहमति में अपना सर हिला देते हैं, तो अंश बोला, बताइए क्या चाहिए आपको डोट? ऐसे नहीं, अपना कान इधर करो। जानवी अंश के कान को अपनी तरफ करने को बोलती है। जानवी की बात सुन अंश एक नज़र सभी को देखकर धीरे से उसकी तरफ अपना कान बढ़ा देता है। मुझे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम खुद को कमरे में बंद करके अकेले आंसू नहीं बहाओगे। अगर तुम्हें कभी लोनली फील हो तो मुझे या अपने भैया से अपनी बातें शेयर करोगे। चश्मे के पीछे आंखें छिपती है, आंसू नहीं। इतना बोलते हुए जानवी थोड़ा दूर होके मुस्कुरा के अंश को देखने लगी। वही अंश जानवी की बात सुन कुल पल उसे देखता, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया और अपना सर हाँ में हिला देता है। अंश के हाँ करने पर जानवी भी मुस्कुरा दी। वहीं उन दोनों को देख दादी बोली, अरे अब तुम दोनों देवर भाभी आपस में मुस्कुराते रहोगे या ये भी बताओगे कि जानवी ने तुमसे क्या मांगा है? ओह, मांगा नहीं है दादी, उल्टा मुझे दिया है। अंश मुस्कुरा के दादी से बोला। अंश की बात सुन सभी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फिर अंश को, जो अब स्माइल करते हुए जानवी पे मेहंदी लगवा रहा था। सभी अंश और जानवी को देख मुस्कुरा दिया। वही सुजाता जी आज अंश को इतना दिनों बाद मुस्कुराते देख खुश थी। अंश का मूड अच्छा देख आज सभी लड़कियों ने खूब मस्ती से अंश की मेहंदी मनाई। अंश के मेहंदी लगने के बाद सभी लड़कियों के मेहंदी लगाने आई लड़कियां मेहंदी लगाती है। वही सारे हस्बैंड्स अपनी अपनी बीबियों के पास बैठे अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए मेहंदी लगते देख रहे थे। मेहंदी लगने के बाद लकड़ियां जबरदस्ती अपने पतियों को डांस करवाती है, जिन्हें देख सभी औरतें हंस रही थी। वही ध्रुव और अधीर, जो हमेशा सख्त मिजाज में रहते थे, वो लोग भी आज आहान और श्रद्धिर के साथ नाच रहे थे। वही उन्हें नाचते देख अंश हल्के से मुस्कुरा रहा था। मेहंदी होने बाद जब शाम को संगीत की बात हुई तो सुजाता जी ने मना करते हुए कहा कि उनके यहाँ का रिवाज है, लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते। ध्रुव और जानवी की शादी डेस्टिनेट थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अंश की शादी घर से हो रही है ये बोल के वो मना कर देती है। उन्होंने कहा कि शादी होने के दूसरे दिन वो लोग संगीत और उसके बाद रिसेप्शन रखेंगे। सुजाता जी का फैसला सुन सभी सहमत हो गए और लंच करने बाद सभी अपने अपने कामों में बिजी हो गए। CH 229 शादी पार्ट। मेहंदी लगने के बाद लकड़ियां जबरदस्ती अपने पतियों को डांस करवाती है, जिन्हें देख सभी औरतें हंस रही थी। वही ध्रुव और अधीर, जो हमेशा सख्त मिजाज में रहते थे, वो लोग भी आज आहान और श्रद्धिर के साथ नाच रहे थे। वही उन्हें नाचते देख अंश हल्के से मुस्कुरा रहा था। मेहंदी होने बाद जब शाम को संगीत की बात हुई तो सुजाता जी ने मना करते हुए कहा कि उनके यहाँ का रिवाज है, लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखते। ध्रुव और जानवी की शादी डेस्टिनेट थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अंश की शादी घर से हो रही है ये बोल के वो मना कर देती है। उन्होंने कहा कि शादी होने के दूसरे दिन वो लोग संगीत और उसके बाद रिसेप्शन रखेंगे। सुजाता जी का फैसला सुन सभी सहमत हो गए और लंच करने बाद सभी अपने अपने कामों में बिजी हो गए। आगे शाम को सभी लोग मिलके डिनर करते हैं। अंश को आज श्रेया अपने हाथों से खिला रही थी, वही अंश अपनी बहन के हाथों से खुश होके खाना खा रहा था। श्रेया को अंश को खाना खिलाते देख ध्रुव मुंह बना लेता है,
जिसे देख सभी हंसने लगे। वही श्रेया अब ध्रुव और अंश के बीच में बैठ के दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। साथ ही ध्रुव और अंश भी श्रेया को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। अपने तीनों को एक साथ देख सुजाता जी तीनों को बुलाए लेती है और बाकी सब उन तीनों को देख मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में डिनर करने के बाद सभी लोग थोड़ी देर हॉल में बैठ के चाय और कॉफी के मजे लेते हुए आपस में बातें करते हैं और हंसी मजाक करने के बाद सभी लोग सोने अपने अपने कमरों में चले गए। अंश ने आज अपने कमरे में बैठा संजना की तस्वीर को देख रहा था, जिसमें संजना मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अंश उस फोटो को देखने के बाद फीका सा मुस्कुरा दिया और अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का ग्लास एक बार में खाली कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज बालिया मैशन में काफी चहल पहल मची हुई थी। सुजाता जी सभी सर्वेंट्स को सामान ठीक से रखने को बोल रही थी। वहीं ध्रुव सीढ़ियों से उतरते हुए अपने कान पर फोन लगा के किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। महेंद्र जी भी कुछ सर्वेंट्स को अपने सामने खड़े किए उन्हें कुछ बता रहे थे। ध्रुव तू वहाँ कहाँ जा रहा है, जाके जल्दी से देख अंश तैयार हुआ या नहीं। सुजाता जी ध्रुव से बोली, जो एक व्हाइट कुर्ता बीत क्रीम शेरवानी और चूड़ीदार पहने एकदम तैयार घूम रहा था। अपनी माँ की बात सुन। वो हाँ में सर हिला के ऊपर अंश के कमरे की तरफ बढ़ गया। ध्रुव जब कमरे में आया उसने देखा अंश इस वक्त सोफे पर बैठा अपने सामने रखी शेरवानी को देख रहा या कहो घूर रहा था। अंश तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। नीचे मॉम कितने गुस्से में घूम रही है, तुझे कुछ मालूम है? ध्रुव अंश को बैठा देख अंदर आते हुए बोला। वही अंश जो कहीं अपनी ही सोच में घूम था। ध्रुव की आवाज सुन वो अपना सर घुमा के ध्रुव को देखता ही जो उसके पास खड़ा उसे ही देख रहा था। वो भाई बस जा रहा था। इतना बोलते हुए अंश अपना सर झुका लेता है। अंश को ऐसे करने पर ध्रुव धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वही ध्रुव का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके अंश अपना सर उठा के ध्रुव को देखता है तो ध्रुव उसकी तरफ आंखें झपका देता है जैसे बोल रहा हो, सब ठीक हो जाएगा, तू ज्यादा टेंशन मत ले। अंश ध्रुव की बात समझ हल्के से मुस्कुरा दिया और अपने कपड़े उठा के बाथरूम में चला गया। अंश के जाने के बाद ध्रुव अपने कमरे में चला गया। ध्रुव जब अपने कमरे में आया तो उसके कदम तो डोर पर ही रुक गए, क्योंकि सामने जानवी जो अपनी ज्वेलरी पहन रही थी उसने आज एक गोल्डन लहंगा कैरी किया हुआ था, जिसमें उसकी गोरी और स्लिम बॉडी एकदम सोने की तरह चमक रही थी। ध्रुव की नज़र जानवी के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन उसके सीने से फिसल के उसकी पतली और फेलेट कमर पर जाके अटक गई। जानवी ने इस वक्त अपने बालों को कर्ली हेयर करके उन्हें खुला छोड़ा था, जिन पे उसे रोज गजरा लगाया हुआ था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंश कुछ पल जानवी को देखने के बाद धीरे से कमरे में एंटर हुआ और बिना किसी शोर के जानवी के करीब जाके उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के धीरे से बोला, यू लुकिंग ब्यूटिफुल बीबी। जानवी जिसक ध्यान अपनी ज्वेलरी पर था, अचानक ध्रुव के हग करने पर उसके हाथ में पकड़ी रिंग नीचे गिर गई। रिंग के नीचे गिरते ही जानवी की त्योरिया छड़ गई। वो ध्रुव के हाथों को अपनी कमर से हटा के थोड़े गुस्से में बोली, ध्रुव जी क्या कर रहे हो आप? आपको दिख रहा है मैं तैयार हो रही हूँ। एक तो मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे परेशान करने चले गए, हटिए यहाँ से। जानवी नीचे गिरी अपनी रिंग उठाते हुए बोली। वही जानवी के ऐसे डांटने पर ध्रुव की बोहें आपस में मिल गई और वो कुछ पल जानवी को देखता है जो अपनी रिंग पहन रही थी। जानवी को खुद पर ध्यान न देता देख ध्रुव बिना उसे कुछ कहे कमरे के बाहर चला गया और ध्रुव के ऐसे जाने पर जानवी एक नज़र उसे देख अपनी आंखें मिच लेती है, फिर वापस तैयार होने लगी। ध्रुव जो अब जानवी से नाराज हो चुका था वो गुस्से में रूम से निकल के नीचे आ गया, जहां वो हॉल में खड़े अधीर से टकरा गया। अचानक टकराने पर ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन है और वो थोड़े गुस्से में बोला, दिखता नहीं? ओह, मुझे तो सब दिख रहा है, लेकिन लगता है तुम्हें गुस्से के आगे कुछ नहीं दिख रहा नहीं। अधीर ध्रुव से बोला। अधीर की आवाज सुन ध्रुव सामने खड़े अधीर को देखता है, जो अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान सजाए उसे देख रहा था। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। ध्रुव धीरे से बोला। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा? अधीर बोला।
नहीं पता जाके अपनी बहन से पूछो, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ध्रुव गुस्से में मुंह बना के बोला। लगता है मेरी बहन ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट के भगा दिया जभी, तो तुम्हें गुस्से के आगे कुछ दिख नहीं रहा। अधीर शरारत से मुस्कुरा के बोला। अधीर की बात सुन ध्रुव उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें कैसे पता उसने मुझे डांटा है? ध्रुव अपनी एक बोहे उठा के बोला, क्योंकि तुम्हारी बहन भी मुझे ऐसे ही, जब वो तैयार होके कही जाती हो और मैं उसे कुछ पूछ भी लूं तो ऐसे खिसिया के मुझ पे पड़ती है जैसे उसी वक्त मेरा मर्डर कर दे। अधीर हंसते हुए बोला। वही अधीर की बात सुन ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। इसका मतलब सभी पति अपनी पत्नियों से डांट खाते हैं। ध्रुव हंसते हुए बोला। वही ध्रुव की बात सुन अधीर अपना सरहा हिला देता है। थोड़ी देर में सभी लकड़ियां एक एक करके बाहर आती है, जिसके साथ ही लड़कों के ऊपर एक के बाद एक बिजली गिरती जाती है। आज श्रेया ने एक रॉयल ब्लू लहंगा पहना हुआ था, जो उसकी दूध सी गोरी बॉडी पर निखर रहा था। वही अधीर ने उसके मैचिंग का रॉयल ब्लू शेरवानी पहनी हुई थी। साथ ही श्रद्धिर ने अधीर की जैसे डिटो शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा था। रूही ने आज पार्लर रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसके उल्टा रोहन ने आज एक ब्लैक स्टोन हैंडवर्किंग शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। साथ ही रेहान ने भी रोहन के जैसे ही शेरवानी पहनी हुई थी। नेहा ने रस्ट रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। साथ ही राज ने भी उसकी मैचिंग रस्ट रंग का शर्ट पहना हुआ था। वही रानिया ने नेहा के मैचिंग कपड़े पहने हुए थे। सभी अपने अपने पार्टनर्स के पास जाके खड़े हो गए। वही जानवी जब ध्रुव के पास जाने को हुई, ध्रुव उसे इग्नोर मारते हुए बाहर की तरफ निकल गया। उसके ऐसे जाने पर जानवी की बोहे आपस में मिल गई, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा माइंड नहीं किया। थोड़ी देर में सुजाता जी अंश को उसके कमरे में नीचे लेकर आई। आज अंश ने व्हाइट शेरवानी, जिसपे डायमंड वर्क था, सर पर व्हाइट सहरा, हाथ में कटार, पैरों में जूटी, कंधे पर दुपट्टा जिसपे गोल्डन कढ़ाई का डीजनी था, पहने नीचे सभी के बीच आया। अंश आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वो इस वक्त किसी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा लग रहा था। अंश के नीचे आने के बाद अंश एक नजर सभी पर घुमाता है तो उसे आहान कहीं नहीं दिखा। मॉम, आहान कहाँ है? अंश सुजाता जी से पूछता है। अंश भी पूछ ही रहा था कि ध्रुव आहान को अपनी गोद में लिए अंदर आते हुए बोला, वो मेरे पास है। ध्रुव की आवाज सुन अंश अपना सर घुमा के देखता है, जहां आहान ध्रुव की गोद में था। आज आहान सभी से हटके लग रहा था। उसने आज एकदम उसकी बॉडी फिटिंग का टेक्सिको पहना हुआ था, जिसमें वो एकदम किसी बिजनेस में मेन की तरह लग रहा था। आहान को इस लुक में देख अंश मुस्कुरा दिया। सुजाता जी अब आगे आके अंश के तिलक करती है और उसके नजर का काला टीका लगाती है। उनके इतना करने के बाद अंश झुक के उनके पैर छू लेता है और सभी बाहर आके देखते ही जहां अंश के लिए एक घोड़ी का इंतजाम करवाया था, वही सभी लोग पैदल जाने वाले थे। ये शादी घर के थोड़ी दूरी पर बालियास की एक प्रॉपर्टी पर हो रही थी, इसलिए सभी ने प्लान किया कि सब पैदल ही वहां तक चलेंगे। बच्चों के लिए एक गाड़ी की गई थी, जिसमें रॉकी और सेरा सभी बच्चों को शादी वाले वेन्यू तक लेकर जाने वाले थे। वही अंश के बाहर आते ही घर के बाहर खड़े ढोल नगाड़े बजने लगे और आतिशबाजी होने लगी। ध्रुव अंश को आगे चलने को बोलता है। अंश ध्रुव की बात सुन धीरे से चल के घोड़ी तक गया। अंश के घोड़ी तक जाते ही अधीर बिना किसी के कहे आगे आके उसे घोड़ी चढ़ने में उसकी हेल्प करता है। अधीर के हेल्प करने कर अंश उसे थैंक्स बोलता है और अधीर बस मुस्कुरा देता है। अंश के घोड़ी पर बैठते ही अब सभी लोगों के अंदर का डांसर बाहर आ रहा था, खास करके रोहन और राज का, लेकिन वो दोनों डांस कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सभी लोगों में से कोई नाचने की बात कर ही नहीं रहा था। वही लड़कियों का मन भी नाचने का था, लेकिन अंश के बारे में सोच के वो लोग भी चुपचाप चल रही थी। सभी यही सोच रहे थे कि कोई नाचना शुरू करे तो वो लोग भी नाचना शुरू करे, लेकिन कोई नाचने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते कि कोई नाचे, लेकिन कोई नहीं नाचा और थोड़ी ही देर में सभी लोग उस जगह पहुंच गई जहां शादी होने वाली थी। उस जहां को आज के लिए बहुत खूबसूरती से तैयार करवाया गया था। ज्योति और उसकी फैमिली पहले ही वहां पहुंच चुके थे। बारात का शोर सुन के ज्योति
जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वो जल्दी से उठ के अपनी खिड़की के पास खड़ी होके बाहर देखने लगी। बाहर उसे सब दिखे, लेकिन जिसे वो देखना चाहती थी, उसकी आड़ अंश के ऊपर तने हुए छत्र कर रहे थे, जिसे ज्योति को अंश दिख ही नहीं रहा था। ज्योति काफी देर तक अंश को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे नहीं दिखता, और द्वार छिवाई के बाद अंश और वारात होटल के अंदर आ गई। वारात अंदर आने के बाद ज्योति भी अपना मन मार के वापस तैयार होने बैठ गई। वहीं नीचे वारात आने के बाद अंश को एक जगह पर बैठा दिया गया। अंश के कहे मुताबिक ज्योति के पापा ने शादी में घर के सिर्फ खास लोगों को इनवाइट किया था। क्यों किया? अंश इस शादी में ज्यादा शोर सरावा नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद अंश को पंडित जी मंडप पे बुलाते हैं। पंडित जी के बुलाने पर सुजाता जी अंश को लेकर मंडप में आई और उसे मंडप में बैठा के खुद महेंद्र जी के पास चली गई। मंडप में आने के बाद पंडित जी अंश से कुछ शुरुआती पूजा बूजा करवाते हैं। साथ हुआ अंश उसके कहे मुताबिक सब करता जा रहा था। थोड़ी देर में पूजा करने के बाद पंडित जी कन्या को बुलाते हैं। कन्या को बुलाने पर सभी लड़कियां और मेहमान ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां से ओम और उसके दोस्ती भाई फूलों की चद्दर ताने, जिसमें बीच में ज्योति चलते हुए नीचे आ रही थी। ज्योति को देख सभी की नजरें ज्योति पर टिक गई, क्योंकि वो लगी इतनी खूबसूरत रही थी। वही अंश जो मंडप में अपना सर झुका के बैठा हुआ था, ज्योति की आने की आहट सुन के ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज होने लगी। वो अपनी आंखें कस के मींच लेता है, लेकिन फिर भी उसकी धड़कना नॉर्मल होने का नाम हो नहीं ले रही थी। अंश धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखता है तो उसकी धड़कन पहले के मुकाबले और भी तेज हो जाती है, क्योंकि सामने से ज्योति रेड लहंगा पहने विथ डायमंड ज्वेलरी, हाथों में छुड़ा, सर पर चुन्नी, माथे पर बेनदानाक में नथनी, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में झुमके और उसके चेहरे पर शादी का आया नूर। ज्योति इस वक्त इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि अंश तो उसे देखकर अपनी पलके तक झपकाना भूल गया। वही ज्योति कब नीचे आके उसके पास बैठा गई, उसे पता ही नहीं चला। वो बस एक टक ज्योति को देखे जा रहा था। उसका ध्यान ज्योति के ऊपर से तब टूटा जब पंडित जी के मंत्र उसके कानों में पड़े। मंत्र कानों में पड़ते ही अंश एकदम से अपने होश में आया और वो जल्दी से ज्योति से अपनी नजरें फेर लेता है। वही ज्योति जो अंश की हर एक हरकत को देख रही थी। अंश की इस हरकत पर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अंश का मंडप से उठना, वो अपनी आंखें कस के मींच लेता है, लेकिन फिर भी उसकी धड़कना नॉर्मल होने का नाम हो नहीं ले रही थी। अंश धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखता है तो उसकी धड़कन पहले के मुकाबले और भी तेज हो जाती है, क्योंकि सामने से ज्योति रेड लहंगा पहने विथ डायमंड ज्वेलरी, हाथों में छुड़ा, सर पर चुन्नी, माथे पर बेनदानाक में नथनी, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में झुमके और उसके चेहरे पर शादी का आया नूर। ज्योति इस वक्त इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि अंश तो उसे देखकर अपनी पलके तक झपकाना भूल गया। वही ज्योति कब नीचे आके उसके पास बैठा गई, उसे पता ही नहीं चला। वो बस एक टक ज्योति को देखे जा रहा था। उसका ध्यान ज्योति के ऊपर से तब टूटा जब पंडित जी के मंत्र उसके कानों में पड़े। मंत्र कानों में पड़ते ही अंश एकदम से अपने होश में आया और वो जल्दी से ज्योति से अपनी नजरें फेर लेता है। वही ज्योति जो अंश की हर एक हरकत को देख रही थी। अंश की इस हरकत पर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आगे ज्योति के आने के बाद पंडित जी वापस मंत्र पढ़ना शुरू करते और बाकी सब शादी को एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ लकड़ियां, क्योंकि सभी लकड़ों की गोद में उनके बच्चे थे। आहान ध्रुव के पास था। श्रेया और बाकी सब ने अपने पतियों को स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर उनके बच्चे थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुए तो उनकी खैर नहीं। वहीं बेचारे पति अपनी बीबी के मारे हमें सर हिला देते हैं और सभी लड़कियां उन्हें वहीं मंडप एरिया में छोड़ के फूड एरिया में चली गई और सभी लड़के बस उसे जाते देख एक दूसरे की शकल देख के रह गए। मंडप में पंडित जी दोनों से कुछ पूजा विधि करवाने के बाद कन्यादान के लिए ज्योति के पिता को बुलाते हैं। पंडित के बुलाने पर राकेश जी आगे आके बैठ गए और कुछ विधियां करने के बाद वो राकेश जी ज्योति का हाथ अंश के हाथ पर रख देते हैं। कन्यादान करते वक्त राकेश जी और ज्योति के साथ हर औरत की आंख में आंसू थे, क्योंकि एक यही वो पल होता है
जब से एक पिता का अपनी बेटी से सारे हक उसके पति पर चले जाते हैं। कन्यादान होने बाद पंडित जी वापस मंत्र पढ़ने लगे और थोड़ी देर में वो अंश और ज्योति को एक दूसरे को वरमाला पहनाने को उठने की बोलते हैं। पंडित जी बात सुन अंश और ज्योति अपनी अपनी जगह पर खड़े हो और उन्हें माला दी। ज्योति अब कहीं अंश की तरफ देखती है। अंश के चेहरे को देखकर इस वक्त कोई भी बता सकता था कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। ज्योति अंश को देखने के बाद उसके गले में माला पहना देती है। ज्योति के बाद अंश बिना उसकी तरफ देखे उसे माला पहना देता है। माला पहनाने के बाद पंडित जी दोनों को वापस बैठने को बोलते हुए थोड़ी देर बाद पंडित जी अंश की तरफ एक थाल बढ़ाते हैं जिसमें एक सिंदूर की डब्बी और मंगल सूत्र रखा हुआ था। यजमान, अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भर के उसे मंगल सूत्र पहनाएं, पंडित जी बोले। पंडित जी बात सुन अंश बिना बिना किसी इमोशन के डब्बी से सिंदूर लेकर ज्योति की मांग में भरता है। अंश का ज्योति के माथे पर लगाया सिंदूर उसकी मांग में कम, उसकी नाक पर ज्यादा गिर गया, जिसे उसकी नाक रेड रेड हो गई। अंश उस पे ध्यान न देकर थाली से मंगल सूत्र उठा के ज्योति की करीब बढ़ा और उसके गले में उस मंगल सूत्र पहना देता। अंश मंगल सूत्र पहनाने के बाद मंडप के नीचे एक जगह पर देख के हल्के से मुस्कुरा दिया। ज्योति जो अंश के पास बैठी हुई थी, अंश को कहीं देखकर मुस्कुराते देख वो उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि मंडप के एक कोने में संजना का अक्ष खड़ा होके उन दोनों की तरफ मुस्कुरा रही थी। ज्योति संजना के अक्ष को देखकर जल्दी से अंश की तरफ देखती है, जो अब भी वही देख रहा था। ज्योति अभी कुछ बोल पाती उसे पहले ही अंश एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अंश के अचानक खड़े होने पर ज्योति उसकी तरफ देखने लगी। वही अंश जैसे ही अपनी कदम आगे बढ़ाने को हुआ, ज्योति जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा के उसका हाथ पकड़ लेती है। ज्योति के हाथ पकड़ने पर अंश अपना सर घुमा के ज्योति को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। ज्योति के ऐसे रोकने पर अंश अपना सर घुमा के मंडप के पास खड़े संजना के अक्ष को देखता है, जो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो रहा था। संजना के अक्ष को गायब होते देख अंश की आंखों में आंसू भरने लगे। वो ज्योति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वापस आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसे उन दोनों का गठबंधन रोक लेता है। अंश अपनी आंसू भरी आंखों से एक बार उस गठबंधन को देख संजना के अक्ष की तरफ देखता है, जो लगभग पूरा गायब होने वाला था। अंश उसे गायब होते देख जल्दी से ज्योति और अपने गठबंधन को खोलने लगा। तभी ध्रुव आगे आके उसके हाथों को पकड़ के धीरे से बोला, अंश क्या कर रहा है, सब तुझे देख रहे हैं। भाई। वो इतना बोलते हुए अंश संजना के अक्ष की तरफ देखता है, जो अब पूरा गायब हो चुका था। संजना के अक्ष को पूरा गायब होते देख अंश की आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क के उसके गाल पर गिर गई। अंश क्या कर रहा है, सभी लोग बातें कर रहे हैं, अपने बारे में ना सही, एक बार ज्योति के बारे में सोच। ध्रुव वापस धीरे से बोला। ध्रुव की बात सुन अंश एक नजर पूरे हॉल में घुमाता है, जहां सभी गेस्ट आपस में उसे देखते हुए बातें कर रहे थे। गेस्ट को देखने के बाद अंश एक नजर ज्योति की तरफ देखता है, जो अपना सर झुका के अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ज्योति को ऐसे देख ना जाने क्यों, लेकिन अंश को बहुत बुरा फील हुआ और वो अपनी आंखें कस में मिच के खुद को शांत करता है और वापस अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपनी जगह पर बैठ गया। अंश के वापस बैठते ही पंडित जी ध्रुव के इशारे पर वापस शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। थोड़ी देर में फेरे होने के बाद पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोला, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप दोनों का वैवाहिक जीवन सुख और शांतिमय हो। अब आप दोनों जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। पंडित जी की बात अंश और ज्योति, जिनके चेहरे की खुशी मानो कहीं गायब हो गई हो, वो अपनी जगह से उठ के अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वही सभी बच्चे अंश और ज्योति को बधाई देते हैं। सब शादी खत्म होने बाद खाना खाने के लिए फूड एरिया में जाते हैं, जहां एक बड़े से टेबल पर पूरी फैमिली का डिनर अरेंज किया गया था। अंश और ज्योति सामने 2 डाली चेयर पर बैठ गए और बाकी सब टेबल के आसपास डली चेयर्स पर। सभी लोगों ने खाना खाना शुरू किया,
ज्योति ने भी आहान को अपनी गोदे में लेकर उसे थोड़े थोड़े चावल खिला रही थी। आहान 9 महीने का हो चुका था तो चावल खा सकता है। वही अंश छुपा छाप बैठा अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था। साथ ही ज्योति भी सिर्फ आहान को खाना खिला रही थी, वो भी खाना नहीं खा रही थी। अंश के मंडप से उठने पर ज्योति को बहुत बुरा लगा। भले अंश ने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ आहान के लिए शादी कर रहा है, ज्योति उसे कोई उम्मीद ना रखे, लेकिन अपने सभी मेहमानों के सामने अंश के उस बिहेव से ज्योति हर्ट हुई थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ज्योति की विदा का टाइम आ गया। ज्योति इस वक्त अपने पापा के गले लगे के रो रही थी, वही अंश बिना किसी इमोशन के खड़ा उसे देख रहा था। वही ज्योति अपने पापा से मिलने के बाद अपने भाई ओम के गले लग के रोने लगी। ओम भी अपने बहन के गेल लग के रोने लगा। आखिर उसकी माँ के जाने के बाद ज्योति ने ही तो उसे माँ की तरह पाल पोस के बढ़ा किया था। ओम से अलग होके ज्योति अपने पापा के पास जाके वापस रोने लगी। उसके पापा भी ज्योति को अपने गले से लगा के रो रहे थे। वही इस वक्त सभी लड़कियों की आंखों में आंसू थे। आखिर वो भी तो ऐसे ही एक दिन अपने घर को छोड़ के अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। ज्योति के पापा ज्योति को खुद से अलग करके उसे अंश की गाड़ी में बैठा देते हैं। ज्योति के गाड़ी में बैठने के बाद अंश भी जाके दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही अंश की गाड़ी वहां से चलने लगी। अंश की गाड़ी के निकलने के बाद सभी बच्चे भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के अंश की गाड़ी के पीछे निकल गए और सभी बड़े ज्योति के पापा से विदा लेकर निकल गए। अंश की गाड़ी में ज्योति का अभी भी सुबकना बंद नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे सुबकते हुए अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वही अंश अपना सर सिर से पीछे की तरफ टीका के अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे ज्योति के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब 10 मिनट के भीतर अंश की गाड़ी बालिया मेंशन में आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही अंश एक नजर ज्योति को देखता है, जिसका रोना अब बंद हो चुका था। अंश उस पे बिना ध्यान दिए गाड़ी को डोर ओपन करके बाहर निकल के जैसे ही जाने को हुआ, एक झटके के साथ अंश अपनी जगह पर रुक गया। अंश अपना सर घुमा के गाड़ी की तरफ देखता है, जहां एक बार फिर उसे ज्योति और उसके गठबंधन ने उसे जाने से रोक लिया था। इस बार अंश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अंश बाहर खड़े होके क्या कर रहा है? ज्योति को बाहर निकलने में हेल्प कर, रोहन अंश से बोला। रोहन की आवाज सुन अंश अपना सर घुमा के घर के मेन डोर की तरफ देखता है, जहां सभी बड़े और बच्चे और उनके बच्चे उन दोनों का वेट कर रहे थे। सभी को डोर पर खड़ा देख अंश कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे मालूम था उसके कुछ बोलने का कोई फायदा है तो नहीं। वो चुप होके एक नजर ज्योति को देखता है, जो अब भी चुप होके बैठी हुई थी। अंश अपनी सांस छोड़ के धीरे से अपना एक हाथ ज्योति की तरफ बढ़ाता है। ज्योति अंश का हाथ अपने सामने आया देख ज्योति एक नजर उसे देख उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है। ज्योति का हाथ अपने हाथ में आते ही अंश बिना उस पे ध्यान दिए एक तेज झटके के साथ उसे बाहर की तरफ खींच लेता है, जिसे ज्योति गिरते गिरते बची। बाहर आके ज्योति अंश को देखती है, जो अब सामने देख रहा था। अंश को नॉर्मल देख ज्योति शांत रही। अंश और ज्योति अब घर के मेन डोर पर खड़े हो गए। सुजाता जी अंश और ज्योति को देख अपने हाथ में पकड़ी थाली से उन दोनों की आरती करती है और उनके टीका करके ज्योति के सामने चावल का कलश रख उसे अपने सीधे पैर से गिराने को बोलती है। ज्योति उनकी बात मान अपने पैर से उस कलश को गिरा के घर के अंदर आई। फिर एक सर्वेंट ज्योति के सामने आलते का थाल रखती, एक वाइट कपड़ा बिछा देती है, जिसपे ज्योति आलते में अपने पैर डुबो के उस सफेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ती के घर के अंदर आती है। ज्योति के अंदर आने के बाद सुजाता जी दोनों को मंदिर में लेकर जाती है, उनके नए जीवन की अच्छी कामना करती है। मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद सुजाता जी दोनों को बाहर लेकर आई और जैसे ही आगे की रस्में करने की बात करने लगी तो अंश, जो पहले ही गुस्से में भर के खड़ा था, सुजाता जी के और रस्में वाली बात सुन वो गुस्से में अपने कंधे से गठबंधन को गिरा के गुस्से में बोला, मॉम प्लीज अब और नहीं, आपने शादी के लिए कहा था जो मैंने कर ली,
अब मुझे आपकी और रश में नहीं होने वाली। इतना बोल के अंश गुस्से में हॉल से सभी के पास से होते हुए ऊपर अपने कमरे की बजाय अपने स्टडी रूम में चला गया। अंश के ऐसे जाने पर सभी बस उसे जाते देखते रह गए। वही ज्योति अंश के ऐसे जाने पर उसकी आंखों में वापस नमी आ गई और वो नीचे झुक के अपना और अंश का गठबंधन उठा लेती है। सॉरी बेटा। अंश के ऐसे बिहेव करने के लिए सुजाता जी ज्योति के पास जाते हुए बोली। वही ज्योति सुजाता जी की आवाज सुन उनकी तरफ मुस्कुरा के कोई बात नहीं थक गए होंगे, इसलिए गुस्सा करके चले गए। ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर सुजाता जी भी मुस्कुरा दी और उसे आराम करने की बोल के उसे अंश के कमरे में भेज देती है। सभी लकड़ियां ज्योति के साथ अंश के कमरे में बैठी बातें कर रहे थे। आज अंश के कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे बेड पर फूलों की झल्लर लगी हुई थी जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उस बेड पर ज्योति किसी नई दुल्हन की तरह बैठी थी। वही जानवी उसे आराम करने की बोल के जैसे ही बाहर जाने को हुई ज्योति उसे रोक आहान के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में जानवी ने कहा कि आहान आज उसके और ध्रुव के पास सोएगा। आहान के बारे में सुन के ज्योति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से आहान को अपने पास सुलाने की बात करती है। ज्योति की बात सुन सभी लकड़ियां एक दूसरे को देखती है। वो समझ रही थी कि ज्योति आहान को अपने पास सुलाने की बात क्यों कर रही थी, क्योंकि अंश के बिहेव को देखकर सभी को मालूम था अंश और ज्योति का रिश्ता नॉर्मल नहीं होने वाला। वही जानवी अपना सर हाँ में हिला के आहान को ज्योति के पास छोड़ जाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।